रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ कंटेंट मैंने आपको बता दिए थे। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, प्रिपरेशन ऑफ द जीन, डिटेक्शन ऑफ क्लोन्ड डीएनए जीन, और अभी जो 2 टॉपिक्स आपके बचते हैं वो है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। ओके, ये है ऑब्टेनिंग ऑफ द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। जब भी कोई बाहर का डीएनए क्लोनिंग वेक्टर के साथ होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो वहां पर जीन क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का काम करता है। ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉरेन जीन प्रोटीन कैन बी फॉर्म्ड, और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा तो डीएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो ज्यादा से ज्यादा बननी शुरू हो जाएंगी। Such target gene या recombinant protein are to be produced in large scale. लार्ज स्केल पर प्रोटीन वहां पे बननी स्टार्ट हो जाती है। द सेल हैविंग क्लोन्ड जीन मे बी ग्रोन ऑन स्मॉल स्केल इन लेबोरेटरी। जैसे ही प्रोटीन हमारे पास बनी, उसका क्लोन तैयार हो गया, उस क्लोन को लेबोरेटरी में लार्ज स्केल पर या स्मॉल स्केल पर कंटिन्यू ग्रो कराया जाता है। सच कल्चर आर यूज टू मेक प्रोटीन विद रिक्वायर करेक्टर। वहां पे क्यों क्लोन तैयार कर रहे हैं हम उसका, क्योंकि जो जिस रिक्वायरमेंट की हमें जरूरत है, जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, सपोज हमें प्रोटीन हमें बनाई और उस प्रोटीन की हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हम वहां पर रिक्वायर्ड कल्चर गेन करने के लिए हम उसका कंटिन्यू कल्चर कराते हैं। मीडियम इज ड्रेन आउट विद फ्रेश मीडियम इज एडेड। वहाँ पे जो ऑलरेडी जो पुराना मीडियम होता है उसे हटा दिया जाता है, न्यू मीडियम वहाँ पे तैयार किया जाता है, जिससे कि जो लॉग या एक्सपोनेंशियल फेजेस में वो उसका यूज होता है। दैट मीन्स जो फॉरेन जीन प्रोडक्ट है उसे बनाने के लिए हमारे पास जो बाहर का डीएनए था उसके लिए हमने क्लोनिंग वेक्टर तैयार किया। क्लोनिंग वेक्टर के अंदर हम उस जीन को लेके गए, ट्रांसफर हमने उसे होस्ट सेल में कराया। जैसे ही उसे ट्रांसफर कराया तो वहाँ पे फॉरेन जीन ने कंटिन्यूअसली मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मल्टीप्लिकेशन करना शुरू किया तो प्रोटीन हो गई, और प्रोटीन बनने के बाद जो टारगेट प्रोटीन्स है वो अगर हमें उसे लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना है, लार्ज स्केल पर अगर हमें उसके और भी प्रोटीन्स तैयार करनी है, तो सेल में क्लोन्ड जीन को स्मॉल स्केल पर लेबोरेटरी में उसका मल्टीप्लिकेशन फर्दर करते रहना चाहिए। जैसे ही अगर हम उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोटीन है उसका जो अमाउंट होगा, सफिशिएंट अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंटिन्यूअसली कल्चर होता है। कल्चर किस चीज का, जैसे कि एमएस मीडिया या फिर और भी बहुत सारी मीडिया हैं जिसके थ्रू हम कंटिन्यूअसली लैब के अंदर कल्चर करते हैं, और पुराने मीडिया को वहाँ पे ड्रेन आउट कर देते हैं, यानी कि निकाल देते हैं, न्यू मीडिया तैयार करते हैं, और न्यू मीडिया तैयार करके न्यू क्लोन हम लोग वहाँ पे बनाते हैं, जो कि ये एक लेबोरेटरी का एक हिस्सा है। ठीक है, इसके साथ साथ इसे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, पूरा प्रोसेस है इसमें फर्मेंटेशन का, बायोरिएक्टर का, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। नेक्स्ट स्टेप है इसका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड। जैसे ही हमारे पास मटेरियल बन के तैयार हुआ, सेपरेट किया उसे और प्यूरिफाई किया। स्टेप आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। देयर आर सम स्टेप्स जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग का काम करेंगे। सुटेबल पर्स एक सेकेंड,
सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स आर रिक्वायर्ड, इसके लिए जो सुटेबल प्रिजर्व कंडीशंस होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस, फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स आर कैरिड आउट। क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल्सो मेंटेन, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल भी हमें मेंटेन करनी चाहिए, जिससे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल है वो रिकॉम्बिनेंट का डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट और प्यूरिफाइड करने के लिए सुटेबल जो प्रिजर्वेटिव्स की जो प्रिजर्व की जो हमने मटेरियल किया है सुटेबल कंडीशंस उसके लिए होनी चाहिए। किस किस यूज के लिए? मेडिसिनल पर्पस के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, और क्वालिटी कंट्रोल को भी मेंटेन हमें करना चाहिए। ये थी आपकी जो नॉर्मल टेक्निक्स किसी भी मटेरियल को रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज करने के लिए की जाती हैं। इससे अलग जो बेसिकली टेक्निक्स होती हैं और दो टाइप्स की होती हैं, वेक्टर मीडिएटेड एंड वेक्टर नॉन मीडिएटेड टेक्निक्स एंड आरआई प्लाज्मिड। So there is content which are used in techniques of recombinant DNA technology. प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्लांट के मटेरियल को दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर करना, ठीक है। तो प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कोर रिसर्च टूल इन प्लांट टेक्नोलॉजी। Plant transformation is a core research tool in plant biology and a particular tool for transgenic plant development. There are many variety methods for suitable introduction of novel gene into the nuclear genome of diverse plant species. Plant genetic transformation permit direct introduction of agronomically useful gene into the important crop and offer a significant tool in breeding program by producing novel and genetically diverse plant material. तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, ये पार्ट है प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन का। जो डिजायरेबल जीन हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके जाते हैं विद अ सुटेबल बेसिकली डिजायरेबल जीन को गेन करने के लिए जो प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना, उसे जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये जो ट्रांसफर जीन है इसे ट्रांजीन बोलेंगे, और वो जो ऑर्गेनिज्म होगा जिसके अंदर उस जीन को डेवलप किया गया है उसे ट्रांसजेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांजीन और ट्रांसजेनिक्स में दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। और ट्रांजीन और ट्रांसजेनिक्स का जो प्रोसेस होता है उसे जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसे अंडरलाइन कर लेना, फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में जो डिजायरेबल जीन को हम ट्रांसफर करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में सुटेबल एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, उसे उस जीनोम को उस पूरे प्रोसेस को जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और जिस जीन को हमें ट्रांसफर करना है उसे ट्रांजीन बोल रहे हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें ट्रांसफर करना है उसे ट्रांसजेनिक्स बोल रहे हैं। जीन ट्रांसफर करने के 2 मेथड्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से? वेक्टर मीडिएटेड एंड वेक्टर नॉन मीडिएटेड। वेक्टर मीडिएटेड और वेक्टर नॉन मीडिएटेड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी पहले भी स्लाइड में। जो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होगा वो एग्रोबैक्टीरियम यानी कि टीआई प्लाज्मिड मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, प्लांट वायरल वेक्टर्स, ठीक है। और जो डायरेक्ट मेथड होगा वो 2 टाइप्स का होगा, कौन कौन सा? फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। और जो फिजिकल मेथड होगा जैसे कि इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्टाइल, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसोम फ्यूजन, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर। और जो केमिकल होगा वो पॉलीइथाइलिन ग्लाइसिन मीडिएटेड एंड डीईई डेक्स्ट्रॉन मीडिएटेड। इनके बारे में मैंने लास्ट स्लाइड में बताया हुआ है, आप लोग वहां से इसे देख सकते हैं। वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में ध्यान देना, ये आपका जो मटेरियल मैं पढ़ा रही हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स प्लस वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स है ये आपका फर्स्ट यूनिट में है, और वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर जो इसके साथ अटैच टॉपिक ये आपका सेकेंड यूनिट में है, जिस जहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम की बायोलॉजी आपको पढ़नी है।
ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में सबसे पहले हमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस के बारे में पता होना चाहिए कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस बैक्टीरिया है ये है क्या। तो ये एक सॉइल बॉर्न है, मतलब सॉइल में पैदा होने वाला बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रोड शेप होता है और मोटाइल होता है। ठीक है, रोड शेप जैसी स्ट्रक्चर होती है और मूव करने वाला होता है। एंड बिलोंग टू द बैक्टीरियल फैमिली ऑफ राइजोबिएसी। किस फैमिली से बिलोंग करता है? राइजोबिएसी फैमिली से ये बैक्टीरिया बिलोंग करता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस इज ए फाइटोपैथोजन। फाइटोपैथोजन होता है ये एंड इज ट्रीटेड एज नेचर मोस्ट इफेक्टिव प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसका जो सबसे ज्यादा जो ह्यूमन साइंटिस्ट ने यूज किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, सबसे ज्यादा इसे यूज किया गया है। ठीक है, some worker consider the bacterium as the natural expert of inter kingdom gene transfer। इसे जीन ट्रांसफर का एक एज अ किंग माना जाता है। इनफैक्ट मेजर क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक goes to the natural unique capability of agrobacterium tumifacens। thus the bacterium is most developed by plant biotechnologists। तो इस बैक्टीरिया का ज्यादा से ज्यादा जो यूज हुआ है, साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया का ज्यादा से ज्यादा जो यूज किया है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया है। तो अगर इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं, इस बैक्टीरिया है कैसा? सॉइल बॉर्न है नंबर 1, ग्राम नेगेटिव नंबर 2, रोड शेप नंबर 3 एंड मोटाइल नंबर 4। ठीक है, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? राइजोबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। टाइप है इसके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस जो कि क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोबियम। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीम, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीम जो कि हेयरी रूट डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस जो कि क्राउन गॉल डिजीज बना रहा है, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीम जो कि हेयरी रूट डिजीज बना रहा है। क्राउन गोल्ड डिजीज एंड टीआई प्लाज्मिड की बात करते हैं। अप्रोक्सीमेट 100 ईयर्स एगो 1907 में स्मिथ और टाउनसेंड ने, साइंटिस्ट का नाम क्या है? स्मिथ एंड टाउनसेंड। स्मिथ एंड टाउनसेंड ने 1907 में, लगभग 100 साल पहले, स्मिथ एंड टाउनसेंड ने 100 साल पहले लगभग 1907 में पोस्टुलेट दैट अ बैक्टीरियम was the causative agent of crown gall tumor। उन्होंने देखा कि प्लांट के अंदर एक क्राउन गॉल ट्यूमर बन रहा है। ठीक है, ऑल्दो इट्स इम्पोर्टेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड मच लेटर। लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो बाद में रिकॉग्नाइज हुई। लेकिन स्मिथ और टाउनसेंड ने एक बैक्टीरियम को आइडेंटिफाई किया, जो बैक्टीरिया प्लांट के अंदर क्राउन गॉल ट्यूमर बना रहा था। एज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस इन्फेक्ट बाउंडेड और डैमेज्ड प्लांट टिश्यू। उन्होंने देखा कि जो ये बैक्टीरिया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस प्लांट टिश्यू को इन्फेक्ट करके उसके पार्ट को डैमेज कर रहा था। ठीक है, उसके अंदर बाउंडेड करके यानी कि घाव करके उसे डैमेज कर रहा था। इन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट इन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ट्यूमर कॉल क्राउन गॉल। तो वो जो डैमेज कर रहा था प्लांट टिश्यू को, तो वो किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा था? वहां पे क्राउन गॉल का फॉर्मेशन कर रहा था। द एंट्री ऑफ बैक्टीरियम इनटू द प्लांट टिश्यू इज फैसिलिटेटेड बाय रिलीज ऑफ सर्टेन फिनोलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो जब ये बैक्टीरिया प्लांट सेल के अंदर एंटर हुआ तो उसने कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज किए। वो फिनोलिक कंपाउंड्स कौन कौन से थे? वो थे एसिटोसाइरिनिजोन, हाइड्रोक्सी एसिटोसाइरिनिजोन। ठीक है, 2 टाइप्स के कंपाउंड थे। कौन कौन से वो 2 टाइप के कंपाउंड है? एसिटोसाइरिनिजोन एंड हाइड्रोक्सी एसिटोसाइरिनिजोन। बाय द बाउंडेड साइट। कहाँ पे मिले ये दोनों? ये बाउंडेड साइट पर प्रेजेंट हुए। ये आप देखो, ये फॉर्मेशन ऑफ क्राउन गॉल ट्यूमर इन प्लांट इन्फेक्टेड बाय प्लांट। ठीक है,
इन्फेक्टेड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस, ये प्लांट है, इसमें ये रूट प्रेजेंट है, ये बाउंड यानी कि एक घाव जैसी स्टिक्स प्रेजेंट है, यहाँ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस है। फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस एरो के थ्रू प्लांट के रूट के जस्ट अपर पार्ट पे प्लांट टिश्यू को जब डैमेज करता है, डैमेज करने के बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है प्लांट के, वो पर्पल कलर का जो एक ट्यूमर गॉल ट्यूमर दिखाई दे रहा है, वो उसने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस ने एक क्राउन गॉल टाइप का एक ट्यूमर वहां पे बना दिया है। ठीक है, तो क्राउन गॉल फॉर्मेशन अकर व्हेन द बैक्टीरियम रिलीज इट्स टीआई प्लाज्मिड। क्राउन गॉल फॉर्मेशन कब बना? जब उसके बैक्टीरिया से टीआई प्लाज्मिड रिलीज हुआ। या टीआई प्लाज्मिड क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरियम इनटू द प्लांट सेल साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स जो बैक्टीरिया है ये ट्यूमिफेजेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस बैक्टीरिया, उसका एक अपना पर्सनल डीएनए है। तो ये क्राउन गॉल डिजीज में जो बैक्टीरिया मिला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस ने कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज किए और उसके पास एक पर्सनल डीएनए होता है। वो पर्सनल डीएनए का नाम टीआई प्लाज्मिड है। दैट मीन्स ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जब प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है तो वहां पर क्राउन गॉल बनाता है। ठीक है, क्राउन गॉल बनाने के बाद ये टीआई प्लाज्मिड रिलीज हो जाता है, जो इसका पर्सनल डीएनए है वो रिलीज हो जाता है कहाँ पर? प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। अ फ्रेगमेंट या सेगमेंट ऑफ टीआई प्लाज्मिड रेफर टू एज टीडीएनए। उस टीआई प्लाज्मिड को क्या बोला गया? उस टीआई प्लाज्मिड को नाम दिया गया है टीडीएनए। इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया इनटू द होस्ट। तो ये कहाँ पे ट्रांसफर हुआ? ये बैक्टीरिया से होस्ट में ट्रांसफर हुआ। कौन सा होस्ट? मतलब प्लांट के अंदर। वेयर इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू प्लांट सेल क्रोमोसोम। जैसे ही प्लांट सेल के अंदर ये ट्रांसफर हुआ तो जो प्लांट सेल का क्रोमोसोम था यानी कि होस्ट जीनोम, उसके साथ इसने बाइंड अप किया और जैसे ही बाइंड अप किया, इंटीग्रेटेड हुआ। दस क्राउन गॉल डिजीज इज नेचुरली इवॉल्व्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस। इसीलिए जो क्राउन गॉल डिजीज है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के में प्रोसेस में आ गई। एक नॉर्मल सी भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। ये बैक्टीरिया वैसे तो डिजीज बना रहा है, ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज बना रहा है। क्योंकि ये क्राउन गॉल डिजीज बना रहा है बिकॉज ऑफ इसके कुछ करेक्टर्स देखे गए कि ये क्राउन गॉल डिजीज क्यों बना रहा है। तो इसके अंदर इसका जो पर्सनल डीएनए था वो डीएनए क्राउन गॉल डिजीज बना रहा था। तो जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने ये किया कि उसका पर्सनल डीएनए हटा दिया और जो इन्हें डीएनए चाहिए था बाहर के ऑर्गेनिज्म का वो इन्होंने इंसर्ट किया और इंसर्ट करके उसे डिजायरेबल होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया। तो देखा उन्होंने कि जो उन्हें चाहिए था, जो करेक्टर उन्हें चाहिए थे, वो करेक्टर उसके थ्रू उस प्लांट में निकल के आ गए। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया जिसके पास एक अपना पर्सनल डीएनए है, अगर उसका डीएनए रिलीज करके बाहर के डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाए वेक्टर के थ्रू, तो वहां पर क्या करेगा? वो जो डिजायरेबल ट्रेट है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो टीडीएनए क्या है? टीडीएनए उसका एक पर्सनल डीएनए है जिसे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोल रहे हैं। टीडीएनए कैरीज, टीडीएनए के पास क्या होता है? टीडीएनए के पास जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि टीडीएनए है दैट मीन्स डेफिनेटली जीन तो होंगे ही उसके पास। तो जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को कोड करके रखते हैं। ठीक है, दैट कोड फॉर प्रोटीन, जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। अगर जो जीन है, जीन में जीन क्या काम करता है? जो प्रोटीन को कोड करता है वो ग्रोथ हार्मोन का बायोसिंथेसिस करता है। ठीक है, दैट मीन्स जो टीडीएनए के पास जीन प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं और प्रोटीन का जो काम है वो ग्रोथ हार्मोन को बायोसिंथेसिस करने का है। ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से? पर्टिकुलर 2 ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का बायोसिंथेसिस करती है। कौन करती है? प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ पे बन रही है? जीन के थ्रू बन रही है प्रोटीन। एंड नोवेल प्लांट मेटाबोलाइट्स, और साथ में मेटाबोलाइट्स भी बनाती है। कौन कौन से मेटाबोलाइट्स? ओपीन यानी कि जो अमीनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, एंड एग्रोपीन जो कि शुगर के डेरिवेटिव्स हैं। दैट मीन्स सिंपल किसी लैंग्वेज में जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस का टीडीएनए है,
टीडीएनए यानी कि टीआई प्लाज्मिड यानी कि जो उसका पर्सनल डीएनए है उसके पास जीन प्रेजेंट है, जीन प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन के बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, साथ में प्रोटीन प्लांट मेटाबोलाइट्स भी बना रही है। प्लांट मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि ओपीन या एग्रोपीन। ओपीन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं और एग्रोपीन शुगर के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है ऑक्टापीन, नेपोलाइन एंड एग्रोपीन की। The growth hormone cause plant cell to proliferate and form the गॉल। अब बात आती है कि जो टीडीएनए के अंदर ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट है या मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट है, इनका काम क्या है, ये प्रेजेंट ही क्यों है। तो जो कोई भी चीज बिना किसी मतलब के कभी नहीं होती है। अगर ग्रोथ हार्मोन्स वहां पे बन रहे हैं, कौन बना रहा है, प्रोटीन बना रहे हैं। प्रोटीन कहाँ से बनी है, जीन से बनी है। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन बन रहे हैं तो वो क्या काम करेगा, वो प्लांट में जो गॉल बनता है, प्लांट में गॉल बनाने में हेल्प करते हैं। कौन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जबकि जो ओपीन और एग्रोपीन होते हैं, वो एग्रोपीन और ओपीन कार्बन और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। किसको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस को। ठीक है, तो कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं बनी। जैसे ही जो पर्सनल डीएनए है एग्रोबैक्टीरियम का, उसके डीएनए में, टीडीएनए में जीन प्रेजेंट है, जीन प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन बना रही है, साथ में प्रोटीन मेटाबोलाइट्स बना रही है। ग्रोथ हार्मोन गॉल बनाने का काम कर रहे हैं और जो मेटाबोलाइट्स हैं वो एनर्जी और कार्बन प्रोवाइड कर रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस को। ठीक है, such as opine and agropine are not normally part of plant metabolism। तो ओपीन और एग्रोपीन प्लांट का पार्ट नहीं है, ना ही यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन्स प्लांट का पार्ट है। वो किस चीज का पार्ट है, वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस का पार्ट है। ठीक है, नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर मेटाबोलाइज्ड। Thus, Agrobacterium tumefacens genetically transformed plant cell and create a biosynthetic machinery to produce nutrient on its use। इसलिए जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस है, जब प्लांट सेल में ट्रांसफॉर्म होता है तो एक बायोसिंथेसिस मशीनरी को प्रोड्यूस करता है, जो किसके लिए काम आती है, उसे पर्सनल न्यूट्रेंट देने के लिए काम आती है। तो क्राउन गॉल डिजीज में क्या हुआ, एज द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कंटिन्यू इन्फेक्शन, क्राउन गॉल डेवलप which is visible mass of the accumulated bacteria and plant material। जैसे ही बैक्टीरिया कंटिन्यूअसली वहां पे मल्टीप्लाई करेगा तो कंटिन्यू इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। जैसे ही उसने इन्फेक्शन क्रिएट किया, वहां पे क्राउन गॉल डेवलप हो गई। क्राउन गॉल ऐसे डेवलप हुई जैसे कि एक मास यानी कि एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर वहां पे दिखाई दी, जो प्लांट मटेरियल में इकट्ठी हो जाएगी। क्राउन गॉल फॉर्मेशन is the consequence of the transfer, integration and expression of gene of tDNA of Agrobacterium tumefaciens in the infected plant। तो क्राउन गॉल फॉर्मेशन किसके थ्रू बना है, यहाँ पे क्राउन गॉल फॉर्मेशन ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू बना है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स क्राउन गॉल फॉर्मेशन बनाने का काम करते हैं। द जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्राउन गॉल ट्यूमर। जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें क्राउन गॉल ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, विच इंटरफेयर विद नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जो कि प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के साथ को इंटरफेयर करेगा। अगर क्राउन गॉल नहीं बनेगा तो प्लांट में आउटर स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगी। अगर आउटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दैट मीन्स उसने किसके साथ इंटरफेयर किया, किसके साथ उसने छेड़खानी की, प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के साथ उसने छेड़खानी की। ठीक है, सेवरल डाइकोटिलिडेंस प्लांट आर अफेक्टेड बाय क्राउन गॉल डिजीज। जो कुछ डाइकोटिलिडेंस प्लांट होते हैं, जो कुछ डाइकोट्स प्लांट होते हैं, वो क्राउन गॉल डिजीज से अफेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेप्स, रोजेस, स्टोन फ्रूट ट्रीज एटसेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं टीआई प्लाज्मिड का। टीआई प्लाज्मिड का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जो टीआई प्लाज्मिड होता है, इसका अप्रोक्सीमेटली जो साइज होता है
200 किलो बेस पेयर ईच होता है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेटेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहता है। दैट मीन्स एक एग्रोबैक्टीरियम सेल के अंदर जो टीआई प्लाज्मिड का साइज होगा लगभग 200 केबी होगा और जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। टीडीएनए यानी कि ट्रांसफर डीएनए इज वेरिएबल इन लेंथ एंड रेंज ऑफ 12 to 24 केबी। जो इसकी लेंथ होती है वो 12 से 24 केबी होती है, विच डिपेंड ऑन बैक्टीरियल स्ट्रेन, जो कि बैक्टीरियल स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रॉम विच टीआई प्लाज्मिड कम, जहां से टीआई प्लाज्मिड अंदर आता है। नोपोलाइन स्ट्रेन ऑफ टीआई प्लाज्मिड, जो नोपोलाइन स्ट्रेन होता है टीआई प्लाज्मिड का, उसमें एक टीडीएनए होता है जिसकी लेंथ 20 से 20 किलो बेस पेयर होती है, जबकि ऑक्टोपाइन स्ट्रेन होता है उसमें 2 टीडीएनए रीजन होते हैं, जिसमें जो टीएल एंड टी लेफ्ट एंड टी राइट रीजन प्रेजेंट होते हैं, एंड 14 किलो बेस पेयर और 7 किलो बेस पेयर की लेंथ में प्रेजेंट होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है टीआई प्लाज्मिड का, अभी एक स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने आएगी, दिस वन, ठीक है, ये टीआई प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर है। मैं आपको इसमें बता देती हूँ, इसमें जो रीजन प्रेजेंट है आप देख पा रहे हो, इसमें द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीआई प्लाज्मिड, इसमें तीन रीजन प्रेजेंट है। कौन कौन से रीजन प्रेजेंट है? एक तो टीडीए रीजन, ठीक है, एक ओपिन कैटाबॉलिज्म और एक रेप्लिकेटर या ओआरआई जीन, ठीक है। तो जो टीडीएनए रीजन है, टीडीएनए रीजन में लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर यानी कि 24 बेस पेयर रिपीट है दोनों, लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर। साथ में टीडीएनए रीजन में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपिन, ठीक है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन है जो क्या काम करते हैं? क्राउन गॉल बनाने का काम करते हैं। ओपिन क्या था? ये एक मेटाबोलाइट है जो कि क्या काम कर रहा है? ये सोर्स और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है एग्रोबैक्टीरियम को। तो ओपिन के पास जो राइट बॉर्डर है वो एक क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। विरुलेंस रीजन यानी कि वीआरआई जीन है। ये वीआरआई जीन टीडीएनए रीजन को प्लांट के अंदर पुशअप करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ओपिन कैटाबॉलिज्म एंड रेप्लिकेटर यानी कि ओआरआई जीन, जो रेप्लिकेटर रीजन है, जहाँ पे रेप्लिकेटर लिखा हुआ है वहां पे जो आरएनए जो डीएनए होता है कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट करता है। सबसे पहले बात करते हैं हम टीडीएनए रीजन की। फिर से एक बार यहाँ पे टीडीएनए रीजन आप लोग देख सकते हो। ये टीडीएनए रीजन एक बार अच्छे से देख लो। टीडीएनए रीजन में क्या क्या चीज प्रेजेंट है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपिन, राइट बॉर्डर 20 बेस पेयर रिपीट एंड लेफ्ट बॉर्डर 24 बेस पेयर रिपीट। देख लिया सभी ने टीडीएनए रीजन? आगे बढ़ते हैं। दिस रीजन हैज द जीन फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, ठीक है। आप लोगों ने देखा वहां पे ऑक्सिन प्रेजेंट है यानी कि AOX शॉर्ट फॉर्म में, साइटोकाइनिन यानी कि CYT एंड ओपिन यानी कि OCS, ठीक है, तीनों चीज वहां पे प्रेजेंट थी। एंड इज फ्लैंक्ड बाय लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर, और लेफ्ट और राइट बॉर्डर के बीच में वो प्रेजेंट थी, ठीक है। दीज 3 जीन, कौन कौन से 3 जीन? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड OCS आर रेफर्ड टू एज ओन्कोजीन। इन्हें क्या बोला गया? ओन्कोजीन। तो व्हाट इज ओन्कोजीन? ओन्कोजीन आर द ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपिन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? OUX, CYTO एंड OCS, these are the oncogene as they are determinant of the tumor phenotype। ये क्या काम करते हैं? ट्यूमर फिनोटाइप, मतलब एज अ डिटरमिनेंट ऑफ ट्यूमर फिनोटाइप्स, ट्यूमर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। टीडीएनए रीजन में क्या क्या चीज प्रेजेंट है? फिर से मैं एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। टीडीएनए रीजन में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपिन, और ये तीनों ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपिन 3 जीन बना रहे हैं, ठीक है। और इन तीनों जीनों को क्या बोला गया है? कौन से जीन है ये तीनों जीन? इन तीनों जीनों को बोला गया है ओन्कोजीन, ठीक है। ये एज अ ओन्कोजीन काम कर रहे हैं। टीडीएनए बॉर्डर की बात करते हैं।
टीडीएनए बॉर्डर फिर से देखो यहाँ पे रिपीट करके, टीडीएनए बॉर्डर यानी कि लेफ्ट बॉर्डर 20 बेस पेयर रिपीट है और यहाँ पे राइट बॉर्डर 24 बेस पेयर रिपीट है, ठीक है। As a set of 24 kb sequence present in either side, right and left of tDNA, are also transferred to the plant cell. Plant cell में transfer होता है. It is now clearly established that the right border is more critical for tDNA transfer and tumor genesis. जो राइट बॉर्डर है, जहां पर राइट बॉर्डर कौन सा है, राइट बॉर्डर है जहां पर ये ओपिन प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्रिटिकल होता है कंपैरिजन टू लेफ्ट बॉर्डर। थर्ड है विरुलेंस जीन। विरुलेंस जीन फिर से देख लो आप एक बार, विरुलेंस जीन जो कि VIR जीन बना रहा है, ये टोटल ये मैनी टाइप्स के जीन यहाँ पे क्रिएट करता है VRI जीन। These gene responsible for the transfer of tDNA into the host plant cell, ठीक है। ये विरुलेंस रीजन ही एक ऐसा रीजन है जो कंप्लीट tDNA को होस्ट प्लांट सेल में ट्रांसफर करेगा, और कहाँ लोकेटेड है, आउटसाइड द tDNA, ठीक है, and are located outside the tDNA and the region is referred to as VIR और virulence gene। और इसे क्या बोला गया है, VIR या virulence gene इसे बोला गया है। VIR region code for protein involve tDNA transfer at least 9। कितने टाइप के विरजीन होते हैं, 9 टाइप के विरजीन होते हैं। कौन कौन से, A, G, B1, C1, D1, D2, D4, E1 एंड E2, ठीक है। इन 9 टाइप्स को अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, इनके नेम याद लर्न कर लेना, बिकॉज जो इनका पार्टिसिपेशन है D2 का और E1 का, ये tDNA के साथ एंटर करता है होस्ट सेल के अंदर। तो अभी बस मैंने विरुलेंस रीजन तक पढ़ाया है, बाकी का मैं कल पढ़ाऊंगी।